तो अभी हम क्या करें इस पर्टिकुलर लेक्चर में we are going to focus on the radioactivity and its properties basically, right? तो मोस्टली थोड़ा हिस्ट्री पे मेरा थोड़ा सा ज़्यादा फोकस है अभी, बिकॉज मेरा दो पर्पस है बेसिकली हिस्ट्री और बीच में लेके आने के लिए। एक, जो भी तुम फिजिक्स पढ़ रही हो यहाँ पे, उसके क्वेश्चंस जो हैं तुमको तीन चार जगह पे फायदा होने वाला है। नंबर वन, एक तो एग्जाम अभी जो जो फर्स्ट इमीडिएट जो फायदा है तुम्हारा एमएससी का एग्जाम, जिसमें रिटन वाइवा दोनों चीज कवर होएगा। उसके बाद यदि तुमको कहीं पे भी मेडिकल फिजिक्स का इंटरव्यू देना है, क्योंकि आजकल हर जगह पे इंट्रेंस है और उसके बाद इंटरव्यू है जॉब के लिए भी, तो इंट्रेंस में भी क्वेश्चन जो होंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन जितनी चीज हम डिस्कस कर रहे हैं उससे ज्यादा बनते नहीं है बेसिकली। तो यदि तुम ध्यान से देखोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, इवन यू विल फोकस ऑन योर हिस्ट्री ऑल्सो, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हम हिस्ट्री से भी उठा करके डालते रहते हैं। इट विल हेल्प यू इन द मेडिकल फिजिक्स के एंट्रेंस में, प्लस इट विल हेल्प यू इफ एनीवेयर इफ यू गो फॉर द पीएचडी का एंट्रेंस जो होता है वहां पर भी। तो मैंने जो कुछ भी प्लान किया हुआ है, चाहे फिजिक्स हो या मैथमेटिक्स हो या प्रोग्रामिंग हो, प्रोग्रामिंग में भी जैसे मान लो हम लोग करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें मैं उठा करके लेकर के आता हूँ। कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेके आऊँगा मैथमेटिक्स का, ये सॉल्व करना है, ऐसे करना है, ये करना है। दिस ऑल दिस थिंग्स विल बी हेल्पिंग इट आउट इन वन वे और अनदर। ठीक है, तो थोड़ा सा अवेयर रहना, क्योंकि नोबडी इज गोइंग टू से, जैसे मान लो कि मैं तुमको पढ़ा भी रहा हूँ तो मैं ये नहीं बता सकता कि तुमको क्वेश्चंस क्या आने वाले हैं, से क्या आ सकते हैं। बट यस, जो चीजें हम कवर कर रहे हैं, जहाँ पे इधर उधर की बातें कर रहे हैं, तो वो इधर उधर की बातें नहीं है, वो इम्पोर्टेंट चीजें हैं, उधर की तरफ भी नजर गिरा के रखना है। मतलब ये नहीं सोचना है कि ये तो ऐसे ही है, ये तो एग्जाम में नहीं आ रहा तो इसकी जरूरत है। नो, यू हैव टू जस्ट सी एवरीथिंग वेरी मेटिकुलसली कि व्हाई ही इज स्ट्रेसिंग एट सर्टेन पर्टिकुलर पॉइंट, क्यों वो सारी चीज़ों को बीच में लेके आ रहे हैं। क्योंकि मुझे पता है कि इंटरव्यूज में और बाकी जगह पे फाइनल कहाँ से क्वेश्चन और किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और मोर ओवर डिफरेंट टाइप के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं, इसलिए मैंने सबका क्वेश्चन जो है एक तरह से कंबाइन करके रखा हुआ है इसी में आंसर। ओके, so early history, we'll just talk about the early history. So Antonio Henry Becquerel is credited with the discovery of natural radioactivity while working with uranium salt and photographic plates in 1896. He found that the uranium emitted a penetrating radiation which seemed similar to that which Roentgen had produced a year earlier in experiments with a gas discharge tube, and Madame Curie called this phenomenon as a radioactivity. ठीक है, मेनली जो था यही था कि यूरेनियम सॉल्ट के साथ हेनरी बैकुरल वाज वर्किंग एंड ही डिस्कवर्ड दैट फेनोमेनन कि नेचुरल रेडियोएक्टिविटी भी होती है। कुछ ऐसे भी सबस्टांसेस हैं जो नेचुरली सम रेज इमिट करते हैं, राइट। और हेनरी बैकुरल ने जो डिस्कवर किया था उस समय पे, जो यूरेनियम सॉल्ट से जो 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 रेडिएशन इमिट हो रहा था, ही जस्ट कन्विंस हिमसेल्फ कि वो एक, जो रॉन्जन ने जो एक्सरे डिस्कवर किया था वो वैसा ही है, राइट। बट आगे की कहानी पूरी करी मैडम क्यूरी ने, राइट। सो जब तुम इसकी हिस्ट्री देखोगे, अब लाइन बाय लाइन हिस्ट्री को नरेट करेंगे, जो एंटोनियो हेनरी बैकुरल की जो बैकुरल की जो डिस्कवरी हुई वो, तो तुमको और इंसाइट्स मिलेंगे। एंड हियर मेरी क्यूरी जो थी वो शी वाज द स्टूडेंट, शी वाज द पीएचडी स्टूडेंट ऑफ दिस हेनरी बैकुरल, जिसने इस वर्ड को, इस फेनोमेनन, उसने भी यूरेनियम सॉल्ट पे ही आकर के काम किया और फाइनली उसको वर्ड को क्वाइन किया कि इस टाइप का जो इमिशन जो होता है वो रेडियोएक्टिविटी है। ओके, सो फॉर दिस discovery
of spontaneous radioactivity, Becquerel was awarded half Nobel Prize for Physics in 1903, and other half being given to Perry and Marie Curie for their study of the Becquerel radiation. So let's just see about the Becquerel's discovery. So Antonio Henri Becquerel, the son and grandson of eminent French physicist, right? मतलब ये तीनों पोस्ट से ऐसे देखो physicist थे, right? French physicist was the right person living at right place and right time. ये बंदे ने लिखा था जो with just like really touched my heart. मतलब कि I also see most of the events which happens like बिल्कुल राइट टाइम पे राइट एंट्री राइट चीजें होती हैं. ऐसा नहीं, कोई भी ऐसा नहीं है प्लान कि जो राइट सीक्वेंस में ना हो रहा हो. कहीं ना कहीं वो देर बाद में जाके समझ में आएगा. बहुत सारी चीजें कुछ पहले से लोग इन्विजन कर लेते हैं, बट एवरीथिंग हैज गॉट ए मीनिंग टू इट. ओके, सो इसलिए मुझे ये वर्ड बहुत अच्छा लगा था. राइट, ही वाज द पर्सन, he was right person living at right place and time. So ये है Antonio Henri Becquerel, right? As a director of Paris Museum of National History, he was in charge of large collection of luminescent minerals. Okay? He was in charge of large collection of luminescent minerals that his father had assembled. His father ने बहुत सारे luminescent minerals जो थे वो assembled करे थे, जगह जगह से लेकर के इकट्ठा करा था, जिसका इंचार्ज थे हेनरी बेक्यूरेल. और ये कहाँ पे था? एज ए डायरेक्टर ऑफ पेरिस म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री. ओके, व्हेन दीज मिनरल्स, इस मिनरल की क्या खासियत थी? व्हेन दीज मिनरल्स absorbed light, they would emit light of wavelength or colors different from the original source. मतलब जो लाइट जो पड़ी उस लाइट से डिफरेंट लाइट वो इमिट करते थे, वो कलर का नहीं, राइट? सो ये जो है अभी अब बोल रहे हैं दूसरा कि यदि ल्यूमिनेसेंस जो था, एक तो ल्यूमिनेसेंस डिसअपियर्ड व्हेन द इंसिडेंट लाइट वाज रिमूव्ड. जब लाइट जो उस पे डाल रहे हैं, जब लाइट को रिमूव कर लिया तो यदि ल्यूमिनेसेंस भी बंद हो गया थोड़ी देर के बाद, तो उसको, उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं? द फेनोमेनन वाज ऑफन कॉल्ड फ्लोरोसेंस, राइट? लाइट पड़ेगा तब तक चमकेगा, जैसे लाइट बंद कर दिया तो वो भी चमकना बंद हो जाएगा, मतलब उसका रिफ्लेक्शन जो है वो बंद हो जाएगा लाइट का, राइट? तो इसको बोलेंगे फ्लोरोसेंस. और दूसरा क्या बोला? If the luminescence continued, it was usually called phosphorescence. So ये दो डिफिनेशंस आपसे पूछ सकते हैं बायोलॉजी में, ये दोनों में क्या डिफरेंस है? So what is the difference between fluorescence and phosphorescence? क्या डिफरेंस है? उस पे जो लाइट एमिट हो रही है, जब तक पड़ रही है, जब तक फिर जो लाइट इमिट नहीं हो रही, लाइट फॉल हो रही है. अगर लाइट फॉल हो रही है तो जो एमिशन है लाइट का वो तभी तक कंटिन्यूड है, तो दैट कम्स अंडर फ्लोरोसेंस. एंड जब लाइट फॉल हो रही है और जो एमिशन, जो एमिटेड लाइट है वो बंद हो जा रही है, फिर भी एमिट कंटिन्यू कर रही है. कौन सी बंद हो जा रही है? जो फॉल हो रही है वो लाइट बंद हो जाती है. यदि इंसिडेंट लाइट भी यदि विड्रॉ कर लेते हैं या बंद कर लेते हैं, तभी भी इमिशन जो है वो हो रहा है, तो फॉस्फोरेसेंस. इसका सब कुछ लेस देन 8 सेकंड और मोर देन 8 सेकंड. ठीक है, मतलब जैसे मान लो कि वो सेकंड्स ना भी याद हो तो ये इतना जरूर पता होना चाहिए. करेक्ट? हाँ सर. ऑप्टिकल लुमिनेसेंस वाज एडमोंड बेक्यूरेल्स लाइफ वर्क, राइट? And his son Henry had also made a name for himself with optical research, right? मतलब उसके फादर का तो था ही काम ये, लेकिन इसने भी, इस बंदे ने भी, हेनरी ने भी इस फील्ड में काम किया
ऑप्टिकल रिसर्च में काम किया, ऑप्टिक्स में बेसिकली। Not only did Henry Becquerel have a distinguished pedigree, मतलब और भी डिग्री थी, पेडी डिग्री मतलब कि और भी मतलब पोस्ट डॉक्टर उसको मतलब वेरियस डिसिप्लिन में लोगों को डिग्री होती है ना, ऐसे बाकी और मीनिंग देख लेना, राइट। डिस्टिंग्विश्ड पेडी डिग्री, ही इवन हेल्ड पोजीशन फॉर्मली ऑक्युपाइड बाय हिज फादर, मतलब जो फादर के रिटायर होने के बाद इसको जो पोजीशन थी इसको भी मिली, एंड अर्लियर बाय हिज ग्रैंडफादर एंटोनियो सेजार बैक्यूरेल, मतलब उसके फादर को ग्रैंडफादर वाली पोजीशन थी और इसको फादर वाली, राइट। तो सर जो ल्यूमिनेसेंस है वो दो है, मतलब ये तो इसके टू मतलब हाँ दो बाइसेक्ट में दो, टू में बाइसेक्ट हो रहा है, एक फॉस्फोरेंस और एक फ्लोरेसेंस ल्यूमिनेसेंस। ल्यूमिनेसेंस दो पार्ट में, दो कैटेगरी हुई, एक फास्फोरेंस और एक फ्लोरोसेंस। सो फ्लोरोसेंस कब होता है, जब लाइट इंसिडेंट लाइट अगर फॉल हो रही है उसके बाद भी एमिशन लाइट तभी तक कंटिन्यू है जब तक इंसिडेंट लाइट फॉल हो रही है, और इंसिडेंट लाइट स्टॉप भी हो जा रही है उसके बाद भी सर एमिशन हो रहा है लाइट का, देन फास्फोरेंस। ठीक है। बैक इन द म्यूजियम बेक्यूरेल began testing samples from his father collections। जब ये म्यूजियम में वापस आता है, मतलब इन द सेंस व्हेन ही बिकेम द डायरेक्टर ऑफ द म्यूजियम, ही स्टार्टेड क्या, बेक्यूरेल स्टार्टेड टेस्टिंग सैंपल्स from his father's collections. He was particularly interested in luminescent uranium material, right? Uranium minerals के बारे में, basically named in 1789 after the newly discovered planet Uranus। यूरेनस प्लैनेट जो था उसकी डिस्कवरी पे यूरेनियम नाम रखा गया था। दिस इज द गुड थिंग, एटलीस्ट यू विल कम टू नो आल्सो, राइट। So named in 1789 after the newly discovered planet Uranus, uranium was a heavy metal found mainly in Central European mines. It was used to color ceramic and glass, uranium से, right? Ceramic और glass का color करते थे। There had been no sign that anything was special about that. मतलब और कुछ ऐसा लोगों को नहीं पता था other than this कि उसको कलर पेंटिंग के लिए यूज करें लोग, और कोई स्पेशल लोगों को पता नहीं था इसके बारे में, यूरेनियम के बारे में। सो ही वाज इंटरेस्टेड इन दिस यूरेनियम मिनरल्स के बारे में, एंड यूरेनियम का नाम किस चीज पे रखा गया, यूरेनस प्लैनेट। पता है यूरेनस ना, इवन इन एस्ट्रोलॉजी यदि आप देखोगे, यूरेनस इज ए प्लैनेट व्हिच मेक्स रियली लोगों की लाइफ में ना बहुत जबरदस्त चेंजेस लाता है। यूरेनस से कौन सा, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, यूरेनस ही नाम है, यूरेनस ही बोलते हैं हिंदी में। तो एस्ट्रोलॉजी में तो वैसे ही यही 7 और 2 प्लैनेट्स हैं, जो 7 ये हैं, मून, मार्स, मरकरी, जुपिटर, वीनस, सैटर्न एंड सन। उसके बाद 7 ही हो गए, उसके बाद राहु एंड केतु इंडियन एस्ट्रोलॉजी में। लेकिन वहां पे है यूरेनस है, नेपच्यून भी है। हाँ, ये दोनों बड़े मतलब ये हैं, यूरेनस और नेपच्यून जो है बहुत ही मतलब सेकंड लास्ट है ना सर ये, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो तो हटा दिया गया, प्लूटो हटा दिया गया। हाँ, लेकिन उसका एस्ट्रोलॉजी में है, वर्णन किया है, लोगों ने किया है, बहुत किया है। लेकिन यूरेनस का जबरदस्त, यूरेनस का मैंने पढ़ा है, और ये तुम्हारा नेपच्यून का भी। जब ये चेंजेस होते हैं साइकिल्स में किसी की भी लाइफ में, तो वो एक डिफरेंट टाइप के चेंजेस होते हैं, और सस्टेनिंग मतलब बहुत लंबे समय के बाद इनका आता है। बट एनीवे, ओके। सो इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि यहाँ पे इसके यूरेनियम का नाम किस पे डाला था इन्होंने, यूरेनस पे, राइट। ओके, राइट। सो इट मतलब बोला कि उस समय पे लोगों को नहीं पता था, और सिर्फ लोग पेंटिंग के लिए, सिरेमिक पेंटिंग के लिए यूरेनियम का यूज करते थे, इससे ज्यादा लोगों को उसके बारे में जानकारी नहीं थी। बट फिर भी इट बेक्यूरेल हैड ग्राउंड फॉर फोकसिंग ऑन यूरेनियम मिनरल्स। पता इसके दिमाग में था कि नहीं मुझे इसी पे रिसर्च करना है,
इसके दिमाग में कुछ फोकस, ही हैज ए ग्राउंड। क्या ग्राउंड था इसे? ही बिलीव्ड heavy minerals would be most suitable for converting visible light into X-rays। इसके दिमाग में था कि जो हेवी मेटल्स जो होते हैं वो विजिबल लाइट को एक्सरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड दे आर द सुटेबल कैंडिडेट। ऐसा इसको हर किसी के दिमाग में होता है, उसका आइडिया होता है, ही वांटेड टू एक्सपेरिमेंट ओवर दैट बेसिकली। He may have suspected a conversion might be fostered by some peculiarities in uranium spectrum. Further, Becquerel's father had noticed that uranium minerals produce especially bright phosphorescence. उसके फादर ने ये चीज ऑब्जर्व किया था कि यूरेनियम मिनरल्स जो है ये ब्राइट फॉस्फोरेसेंस प्रोड्यूस करता है। मींस लाइट पड़ता है तो लाइट पड़ने के बाद भी लाइट को विथड्रॉ भी कर लेते हैं, तो भी जो उससे जो रेज जो निकल रही है, जो चमक रहा है, जो उसमें वेव है, जो रिफ्लेक्शन जो हो रहे हैं, उससे जो ग्लोइंग जो है बेसिकली वो इंटेंस है, ब्राइट है, राइट। एंड हिज कंट्रीमैन, वो उसके साथ जो भी काम कर रहा है, अब्दुल नाइस पीस जो भी है, सेंट विक्टर, he had also noticed a persistent photographic effect with some uranium salt। उसने ये भी देखा था, उसका जो कंट्री में जो उसके साथ जो काम करने वाले थे उनमें से भी किसी एक ने ये चीज नोटिस किया था कि यूरेनियम सॉल्ट का फोटोग्राफिक प्लेट्स जो है उसके ऊपर असर होता है। मेल के जो आज ओके सो इसका जो कंट्री मैन था, जो दूसरा आदमी भी, दूसरे लोगों ने भी बेसिकली ये चीजें नोटिस करी थी कि यूरेनियम सॉल्ट जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को भी इफेक्ट करता है, राइट। परसिस्टेंट फोटोग्राफिक इफेक्ट विद सम यूरेनियम सॉल्ट, दे हैव ऑब्जर्वेशन। सो दो चीजें बिल्कुल क्लियर थी। उसके फादर ने ये ऑब्जर्व करा था कि फॉस्फोरेसेंस जो है, वेरी ब्राइट फॉस्फोरेसेंस इमिट करता है यूरेनियम मिनरल्स, और दूसरा ये था कि यूरेनियम मिनरल्स, यूरेनियम सॉल्ट जो है वो फोटोग्राफिक प्लेट को इफेक्ट करता है। 1896 समय पे जो फोटोग्राफिक प्लेट्स जो थे, फोटोग्राफिक कॉमनली एम्प्लॉयड ग्लास प्लेट्स कोटेड विथ लाइट सेंसिटिव मटेरियल सब्सटेंसेस। अभी जो है आप लोग, अभी जो रिसेंटली जो यूज होता था फोटोग्राफी को, उसमें पॉलिस्टर बेस जो होता था, वो जेलेटिन वगैरह का कुछ मटेरियल था, बेस जो यूज होता था। यहाँ पे उस समय पे जो बेस जो यूज होते थे वो ग्लास के प्लेट्स होते थे कोटेड विथ लाइट सेंसिटिव रेडियोग्राफिक फिल्म्स नजर होते थे। हाँ, यही पुरानी हो, उसी की बात कर रहे हैं। 1896 में जो फोटोग्राफिक प्लेट्स जो थे वहाँ पे कॉमनली एम्प्लॉयड जो थे वो ग्लास प्लेट्स कोटेड विथ ए लाइट सेंसिटिव सब्सटेंस। Becquerel placed the uranium mineral on a photographic plate covered by the black paper। अब इसने क्या किया कि फोटोग्राफ, पहला काम तो ये किया कि यूरेनियम सॉल्ट जो था वो प्लेस यूरेनियम मिनरल्स ऑन ए फोटोग्राफिक प्लेट कवर्ड बाय द ब्लैक पेपर। पहले फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक पेपर से कवर किया, उसके ऊपर यूरेनियम सॉल्ट रखा। फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैक पेपर से कवर करने का पर्पस ये था कि वो लाइट से एक्सपोज नहीं हो रहा है, क्योंकि ब्लैक कवर जो है से लाइट क्रॉस नहीं करेगा, ऐसा था, इसीलिए डार्क रूम बनाया गया। yes, करेक्ट। सो उसके ऊपर उसने यूरेनियम सॉल्ट रखा एंड देन एक्सपोज्ड इट टू द सनलाइट। उसके बाद उसको सनलाइट में रखा टू मेक इट्स फ्लोरोसेंस, मतलब उससे लाइट निकले बेसिकली, इसलिए क्योंकि लाइट एनर्जी उसके ऊपर फॉल होगी, राइट। तो यूरेनियम सॉल्ट जो है बेसिकली वो वहां से फॉस्फोरेसेंस होगा, फ्लोरोसेंस होगा बेसिकली, करेक्ट, ठीक है। द ब्लैक पेपर वुड कीप आउट विजिबल लाइट, वो विजिबल लाइट को उधर नहीं जाने देगा फोटोग्राफिक प्लेट पे, बट इट वुड नॉट ब्लॉक द एक्सरेज। यदि एक्सरेज होगा उससे तो वो ब्लॉक, मतलब उसको नहीं कर पाएगा और फोटोग्राफिक प्लेट जो होगा वो एक्सपोज हो जाएगा। After allowing time for an X-ray image to form, Becquerel developed the plate. When he saw a distinct image of mineral appear,
he was not too surprised since he had seen report of invisible rays being emitted during phosphorescence. राइट, क्या बोल रहे कि उसने कुछ टाइम के लिए छोड़ दिया कि इमेज फॉर्म्ड हो, राइट. ही डेवलप्ड द प्लेट, मतलब सनलाइट में ले जाकर के छोड़ दिया, उसके बाद कुछ देर के बाद ला करके वो फिल्म को डेवलप कर रहा है, बेसिकली प्लेट को डेवलप कर रहा है. सो व्हेन ही सॉ अ डिस्टिंक्ट इमेज ऑफ मिनरल अपीयर, मतलब उस पे फोटोग्राफिक प्लेट पे जहां पे मिनरल रखा था वो वहां पे उसने देखा कि भाई यहाँ पे तो कुछ ना कुछ चीजें डॉट्स तो पड़े हुए हैं. करेक्ट. He was not too surprised, उसको बहुत बड़ा आश्चर्य नहीं हुआ था, since he had seen reports of invisible rays being emitted during phosphorescence. मतलब उसको ये पता था कि फॉस्फोरेसेंस जब होता है, राइट, तो कुछ इनविजिबल रेज भी निकलती है. इसलिए उसको ये लगा कि इनविजिबल रेज जो है वो वहीं जाकर के उसके फिल्म को एक्सपोज कर रही है, प्लेट से बेसिकली. तो इसलिए उसको बहुत ज्यादा सरप्राइज नहीं हुआ. ही ट्राइड द एक्सपेरिमेंट ऑन अनदर डे, फिर वो नेक्स्ट डे अपना एक्सपेरिमेंट रिपीट करता है, बट द सन वाज मोस्टली हिडन बाय क्लाउड्स. उस दिन जो था वो क्लाउडी डे था, तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो था वो सूरज निकला ही नहीं. ओके. लेकिन यूरेनियम सॉल्ट जो फोटोग्राफिक ब्लैक पेपर से कवर्ड जो फोटोग्राफिक प्लेट था उसके ऊपर यूरेनियम सॉल्ट रखा और उसने बाहर सनलाइट में छोड़ दिया, लेकिन सन जो था वो क्लाउड से कवर्ड था, इसलिए वो सनलाइट का एक्सपोजर उसके ऊपर नहीं हुआ. बेसिकली दैट्स व्हाट इट मींट. ओके. सो ही ब्रॉट हिज apparatus inside and stored it in a drawer. वो दिन भर रखने के बाद भी उसको लेकर के ड्रॉर में ला करके डाल दिया. राइट. आफ्टर वेटिंग फ्यूटिली फॉर बेटर वेदर, मतलब काफी दिनों तक वो वेट करता रहा कि थोड़ा दिन अच्छा होए, सूरज निकले तो हम इसको बाहर ले जाकर के रखेंगे. ऐसा हुआ नहीं. करेक्ट. मतलब वो दिन बना ही नहीं और बाद में उसको डेवलप करना पड़ा. So Becquerel developed the plate, expecting to find only a faint impression of bricks exposed. तो जब उसने प्लेट को डेवलप कर रहा है तो उसका एक्सपेक्टेशन ये था कि कोई फेंट इंप्रेशंस होना चाहिए, क्योंकि बहुत कम देर तक लाइट का एक्सपोजर हुआ है, क्योंकि बीच बीच में बादल जब छट रहे होंगे तो उतना देर आ रहा होगा, लेकिन उसको उल्टी चीजें मिल रही. टू हिज एस्टोनिशमेंट a very intense image of the sample appeared. Okay, तब इसको डाउट हुआ कि कुछ तो गड़बड़ है. This was puzzling because phosphorescent and fluorescent minerals normally will not glow if they have not been exposed to light. मतलब दोनों ही केस, फ्लोरोसेंट हो या फॉस्फोरेसेंट हो, उसके लिए ये जरूरी है उस फेनोमेनन के लिए कि लाइट पड़े उसके ऊपर. थोड़ी सी तो पड़े, बट भले ही उसमें बंद हो जाएगी. फ्लोरेसेंस में, सॉरी फॉस्फोरेंस में भले ही बंद हो जाएगी एक टाइम बाद, पर फॉल तो होनी चाहिए. हाँ, लेकिन लाइट फॉल होना चाहिए, कुछ एब्जॉर्ब होना चाहिए लाइट, देन ओनली ये दोनों फेनोमेनन जाकर के दिखेंगे. करेक्ट. Perhaps the mineral had managed to absorb enough light on the cloudy day to make a distinct image. अब इसने सोचा कि ऐसा हो सकता है कि ठीक है बीच बीच में भी सूरज निकला था, तो जितना इनफ लाइट चाहिए था एब्जॉर्ब होने के लिए, हो सकता है कि उसने उतना एब्जॉर्ब कर लिया हो और इसलिए ऐसा डिस्टिंक्ट इमेज बन रहा हो. उसको एक डाउट हुआ. सो डाउट करने वाले ना ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बिकॉज क्योंकि यदि डाउट नहीं करोगे तो आपको चीजें समझ नहीं आएंगी. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट द डाउट एंड देन find it out on by based on your analytical mind what is the truth. Correct. So but when Becquerel tried his next experiment, this time carefully shielding the sample from the light, इस बार इसने बोला कि ठीक है, यदि मान लो कि यही क्वेश्चन है कि लाइट
बीच बीच में ही आकर के उतना सफिशिएंट लाइट हो गया कि एक्सपोज हो गया था, और उस यूरेनियम मिनरल से ये लाइट निकला, फ्लोरोसेंस हो या फॉस्फोरेसेंस हो, और उसके चलते वो एक्सपोज हुआ, राइट, फोटोग्राफिक प्लेट। तो मैं एक काम करता हूँ कि लाइट को बिल्कुल कट ऑफ कर देता हूँ कि लाइट इसके ऊपर पड़े ही ना, करेक्ट। तो उसने क्या किया, सील्डिंग द सैंपल फ्रॉम द लाइट, मतलब इस ढंग से सैंपल को सील्ड कर दिया उसको, यूरेनियम सॉल्ट को भी, ताकि वहां पे यूरेनियम सॉल्ट पे न पड़े। इट स्टिल डार्कन द प्लेट, फिर भी प्लेट पे इंप्रेशन आया। सील्ड करने के बाद भी उसने जो एक्सपेरिमेंट किया तभी भी उसको प्लेट पे दिखा, फोटोग्राफी प्लेट पे। Apparently, this uranium mineral could phosphorescence for an usually long time. Sorry, लिखते हैं apparently this uranium mineral could phosphorescence an unusually long time. मतलब लाइट से उसके बाद भी उसको दिखा, राइट, जो कि ऐसा हो सकता था कि बहुत लंबे समय, अनयूजुअली लॉन्ग टाइम तक यदि एक्सपोजर हुआ था, थोड़ा थोड़ा भी लाइट पड़ा होता तो कहीं जाकर के वो एक्सपोज होता, राइट, जो कि ये संभव नहीं था। इसीलिए लिखा उसने अनयूजुअली लॉन्ग टाइम तक यदि एक्सपोजर हुआ होता तब जाके कहीं फॉस्फोरेसेंस इसके कारण हुआ होता, राइट, लेकिन ऐसा नहीं था बेसिकली। सो हिज डाउट कंटिन्यू। उस समय पे क्या हुआ देखो, इन इंग्लैंड में एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था, सिल्वानस पी थॉम्पसन। He had just found that uranium compound gave up invisible rays long after it had been exposed to light or electricity. इसने भी, इंग्लैंड में भी जो इंजीनियर था वो भी काम कर रहा था, उसने भी ये चीजें ऑब्जर्व करी थी कि यूरेनियम सॉल्ट जो है वो कुछ ना कुछ तो इनविजिबल रेज जो है वो इमिट करता है जब उसको एक्सपोज करते हैं लाइट से और इलेक्ट्रिसिटी से। थॉमसन नेम्ड दिस प्रॉपर्टी, उसको उसने इस प्रॉपर्टी को नाम दिया था कि हाइपर फॉस्फोरेसेंस। बट he discontinued his but when he learned that Becquerel had published similar results, he discontinued his research. इसने वहां पे बंद कर दिया। उसने बोला कि ठीक है, बेकुरेल काम कर ही रहा है, मतलब he has already published, मुझे इस फील्ड में नहीं करना काम। उसने अपना रिसर्च बंद कर दिया और बोला कि ठीक है बेकुरेल आप ही करो, ठीक, जो करना करो। सो बेकुरेल, सो का मतलब नहीं है, बेकुरेल परस्यूड हिज अनयूजुअल फाइंडिंग्स, लाइक यूजुअल फाइंडिंग नहीं थी, अनयूजुअल थी ना ये तो। Believing that effect would fade if he waited long enough, यदि वो ज्यादा देर तक वेट किया होगा तो इफेक्ट विल, बिलीविंग दैट द इफेक्ट वुड फेड इफ ही वेटेड लॉन्ग इनफ, कीपिंग हिज यूरेनियम कंपाउंड इन डार्कनेस, he continued to develop photographic plates and compare the images imprinted on them by the uranium. अब बोला कि यदि लंबे समय तक यदि मैंने रख रहा हूं तो इसके चलते तो नहीं फोटोग्राफी, जैसे मान लो कि तुम लोग भी जो एक्सरे जब एक्सपोज करते हैं और लंबे टाइम तक जब स्टोर करते थे हम लोग, तो धीरे धीरे उसकी फेडिंग शुरू हो जाती थी। yes. तो ऐसा इसको लगा कि इसके चलते तो नहीं हो रहा है कुछ चीज, तो वो भी रिमूव करने के लिए ही कंटिन्यू टू डेवलप एंड कम, वो अपना काम शुरू कर रहा, मतलब डालो, कुछ देर तक रखो, फिर चेक करो, टाइम बढ़ा के देखो, ऐसा करके वो अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू रखा, करेक्ट। आगे चले। आवर्स टर्न्स इनटू डेज, दिन क्या घंटे दिन में बदले, देन वीक्स, देन मंथ, yet even after more than a year, पूरे एक साल के बाद, यूरेनियम्स पाउडर had hardly abated. Apparently light was not required for the invisible rays to emerge. उसको ये बात समझ में आ गई कि लाइट की जरूरत नहीं है इस इनविजिबल रेस को निकलने के लिए,
Okay, what the rays did seem to need was uranium. सिर्फ यूरेनियम चाहिए था उस रे को निकलने के लिए, और कुछ नहीं चाहिए था. Right? Everything Becquerel tested which contained this element darkened a photographic plate covered with black. मतलब वो हर एलिमेंट को जाकर के चेक किया, हर कंपाउंड को जाकर के चेक किया उसने जिसमें यूरेनियम था एक, और वो हर कंपाउंड ने फोटोग्राफिक प्लेट को ब्लैकन किया. Okay, while with few exceptions later soon to be caused by experimental errors, right? Other minerals did not. मतलब कुछ ऐसे होंगे जो नहीं किए होंगे, थोड़ा बहुत भी वो भी एक्सपेरिमेंटल एरर हो, लिखने में चोरी हुआ हो, वो बात की बात है. Even uranium minerals that were not phosphorescent imprinted images through the paper. क्या बोलता है? Even uranium minerals that were not fluorescent, मतलब जो इमिट नहीं कर रहे थे, जिससे फ्लोरोसेंस नहीं दिखा था, वो भी उन्होंने भी अपना इमेज जो है वो बनाया, मतलब उसका भी इमेज उनको दिखा. इफ phosphorescence was producing the uranium rays, it would have to be a very different sort from the phosphorescence Becquerel and his father have studied. मतलब बेसिकली उनको ये लग गया कि भाई जो हम फ्लोरोसेंस जो स्टडी कर रहे हैं वो जिस कारण से आ रहा है, मतलब लाइट एब्जॉर्ब हो रही है, मटेरियल इमिट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है यूरेनियम सॉल्ट के साथ. देयर इज समथिंग डिफरेंट, कुछ भी क्लियर है जो कुछ रेज निकाल रही है. वैसा अल्टीमेट कहानी ये थी. उनके फादर ने भी इनके साथ स्टडी की थी. Still, Becquerel held his phosphorescence hypothesis. He tried unsuccessfully to destroy uranium's activity by dissolving and recrystallizing a uranium salt in darkness, a procedure known to destroy phosphorescence in other material. मतलब इसके दिमाग में फॉस्फोरेसेंस का हाइपोथेसिस जो था वो गया नहीं था. उसको लगा कि लाइट है, जब उस पर डाल रहे हैं तो वो एब्जॉर्ब कर रही है और इमिट कर रही है, ये कहीं ना कहीं फॉस्फोरेसेंस है. तो पहले सोचा कि फॉस्फोरेसेंस को रिमूव करने का जो तरीका है वो भी अप्लाई करके देख लें यूरेनियम सॉल्ट पे. तो उसने क्या किया कि डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको डिसॉल्व किया यूरेनियम सॉल्ट को, और क्रिस्टलाइज किया यूरेनियम सॉल्ट को इन डार्कनेस. एक प्रोसीजर है जिसमें उसको डिसॉल्व करते हैं यूरेनियम सॉल्ट को और फिर क्रिस्टल्स उसका बनाते हैं डार्क में, डार्क रूम में, इन डार्कनेस बेसिकली, ताकि लाइट से फिर ना आ जाए. करेक्ट, वो डार्कनेस में ही होता है एक्सपेरिमेंट फॉस्फोरेसेंस को खत्म करने के लिए. A procedure known to destroy phosphorescence in other materials. तो जो प्रोसीजर को फॉलो करते थे उसको फॉलो किया. Nothing he did stopped uranium from sending out invisible rays. उसने जितना करना था कर लिया, लेकिन यूरेनियम से जो इनविजिबल रेज जो निकलता था वो बंद नहीं हुआ. It was just coming out. When he found that uranium metal produced even stronger effects than uranium compounds, Becquerel did not change his views, even though metals was not supposed to be able to fluoresce. मतलब ये बोला कि Becquerel ने ये तो देखा कि भाई even those metals were not supposed to be able to fluoresce, मतलब कि कुछ मेटल जो थे वो उस पे लाइट पड़ रही है, फ्लोरोसेंस वाला जो 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 फेनोमेनन है वो नहीं भी हो रहा है. करेक्ट, ये देख भी लिया कि वो इन्वॉल्व नहीं है, फिर भी उसके दिमाग से वो बात गई नहीं, अपने व्यूज को उसने चेंज नहीं किया. उसके दिमाग में स्टिल ये लगा रहा कि कहीं ना कहीं फॉस्फोरेसेंस ये वाली हाइपोथेसिस स्टिल एग्जिस्ट करती है. राइट, द इनविजिबल रेज ही डिसाइडेड मस्ट कम फ्रॉम एलिमेंट यूरेनियम. उसको लगा कहीं ना कहीं से तो यूरेनियम से ही आ रहा है, कुछ ऐसा यूरेनियम में ही है जहां से इनविजिबल रेज जो है वो इमिट हो रही है. इन हिंडसाइट दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिडक्शन, बट Becquerel attached no special significance to it.
मतलब ये था, इसके दिमाग में था, और ये चीजें तो दिखी तो यूरेनियम से आ रहा है, लेकिन वो कहाँ से, कौन सा ऐसा चीज है जो उस रेस को प्रोड्यूस करने के लिए ये कर रहा है, उसके ऊपर इन्होंने उसके लिए कोई स्पेशल मीनिंग अटैच नहीं किया। राइट, टेस्टिंग टू कंपेयर हिज न्यूली डिस्कवर्ड रेस टू अदर रेडिएशंस, मतलब दूसरे रेडिएशन से भी कंपेयर किया इस रेडिएशन को। बेक्यूरेल फाउंड दैट यूरेनियम रेज इलेक्ट्रिफाइड एयर, उससे जो रेज निकल रही थी वो एयर को स्प्लिट कर दे रही थी, इलेक्ट्रीफाइड कर दे रही थी, मतलब आयोनाइज कर रही थी। इलेक्ट्रीफाइड करना, आयोनाइज कर देना। एंड पास थ्रू कार्डबोर्ड, वो कार्डबोर्ड से होके पास हो जा रहा था, पास थ्रू एल्युमिनियम से भी पास हुआ, कॉपर से भी पास हुआ, और प्लेटिनम से भी। ओके, ultraviolet rays, cathode rays and X-rays could all make air conduct electricity. अब प्रॉब्लम यहाँ पे था कि एक्सरे भी तो कर रहा था ये सारी चीजें इलेक्ट्रीफाइड, तो ये क्या ये एक्सरे है? अब यहाँ पे क्वेश्चन था, नहीं आज हमें पता है ना कि हम लोग बोले नहीं वो नहीं है, नहीं, बट ही वाज नॉट नोइंग इट आउट, करेक्ट, एट दैट टाइम। इन कॉन्ट्रास्ट, only X-rays readily penetrated opaque materials. This ability suggested that uranium rays were a type of X-rays. एक टाइप का एक्सरे का डिस्कवरी हो चुका था 1895 में। हाँ, हो चुका था, उस समय पे हो चुका था। Still Becquerel believed that फिर phosphorescence caused uranium's strange behavior. अभी भी उसके दिल से वो बात गई नहीं, which meant uranium rays should be a form of light. Becquerel drew on his experience to test uranium rays for optical properties. अब यूरेनियम रेज को टेस्ट कर रहा है उसकी ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानने के लिए। लाइट्स ट्रेडमार्क प्रॉपर्टीज वेयर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, तीन लाइट की प्रॉपर्टी होती है, रिफ्लेक्ट करेगी, रिफ्रैक्ट करेगी और पोलराइज होती है लाइट। ओके, and by the end of March 1896, Becquerel claimed to have detected all three in his uranium rays. उसने बोला कि मैंने तीनों ये देखा कि रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है और पोलराइजेशन। लेटर वो बोल रहा है, आगे चल के लिख रहे हैं यहाँ पे, लेटर these researches were found to be faulty, मतलब कुछ में कुछ इसमें प्रॉब्लम था, but anyway that is not a big deal, we don't have to catch those things out, but ये बात समझने की है। फर्दर डिस्टिंग्विशिंग, ठीक है, हिज रेज फ्रॉम रोंजन्स रे, Becquerel showed that uranium rays and X-rays were absorbed differently. इनका एब्जॉर्प्शन जो है डिफरेंट है, इसने ये चीज तो देखा। अभी तक सर वो उनको यूरेनियम रेज ही बोल रहे थे। हाँ, लेकिन ये डिफरेंट एब्जॉर्प्शन प्रॉपर्टी दोनों की डिफरेंट है, एक चीज तो क्लियर हो गई थी इसमें। In 1897, a new discovery captured Becquerel's attention. Right? एक नई डिस्कवरी आई 1897 में, जहां से इसका ध्यान जो था Becquerel का उसके ऊपर ध्यान गया। क्या था? For years he had searched for evidence that magnetism could influence light. मतलब लाइट को मैग्नेटिज्म जो है वो इन्फ्लुएंस करता है, ये रिसर्च में आया, नोटिस हुआ। समथिंग प्रेडिक्टेड डिकेड अर्लियर बाय ब्रिलियंट रिसर्चर माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने ये थ्योरी दी थी कि इन्फ्लुएंस हो सकता है, लेकिन प्रूफ रिसर्च करके बताना। हाँ, करेक्ट, ये 1897 में ये चीज आया। नाउ द प्रूफ वाज एट हैंड। A Dutch physicist at the University of Leiden, Peter Zeeman, reported that Zeeman effect जो था, reported that powerful magnets could break single spectral line into the three lines. मतलब लाइट को तोड़ रहा है तभी तो इसका मतलब मैग्नेटिज्म का असर जो है लाइट के ऊपर
हो रहा है, होता है, प्रूव किया था कि a single line, a spectral line into the 3 lines. Having wrapped up his work on the uranium rays and thereby ensuring his priority, Becquerel eagerly returned to his old interest. पहले वो छोड़ चुका था, फिर वापस आया यूरेनियम की रिसर्च में. Okay, he spent the next year and half investigating, 1.5 year investigating what later known as G-Mann's effect. अब आइए. Becquerel's flagging interest in rays from uranium matched the verdict of the larger scientific community, which considered them a curiosity of no great significance. Because Becquerel's rays could penetrate matter, most believed in contrast to Becquerel, they were a type of X-rays. The Roentgen rays swallowed up Becquerel's rays and became the era of hot topic with dozens of scientists taking up their studies. मतलब लोगों का इंटरेस्ट, मतलब चूंकि इससे ज्यादा कुछ नहीं प्रूव कर पाया कि बेकुरल रे जो उसने बताया कि ये कुछ यूरेनियम सॉल्ट से निकलता है, बट एक टाइप ऑफ एक्सरे है. जैसे एक टाइप ऑफ एक्सरे का एक्सप्लेनेशन है तो लोगों को लगा वो एक्सरे ही होगा. ठीक है, एक्सरे इधर से भी प्रोड्यूस हो रहा है, उधर से भी प्रोड्यूस हो रहा है, कई तरह से प्रोड्यूस हो, इट डजंट मैटर. तो सारे रिसर्च करने वाले जो थे वो सारे एक्सरे के पीछे पड़ गए थे, तो इसकी कहानी जो है बेचारे की दब गई. बट लाइफ ऐसे नहीं छोड़ती किसी को. हाँ, तब आई उनकी. ओके, सो मारिया स्क्लोडोवास्का, पता नहीं क्या इसका उच्चारण होगा, ठीक है, इट वाज हर नेम. सो Mary's next goal was the doctorate degree, intrigued by Henry Becquerel's report on uranium rays and wishing to produce a topic which had not been studied extensively. She decided to investigate these rays for her dissertation. So यहाँ से मैडम की कहानी शुरू हो रही है और इन लोगों ने मिलके ये किया. So it was the short story of your Becquerel की discovery. It was his lab. He was working with uranium salt, shielding, जो कुछ भी करना था बेचारे. काफी काम किया इन्होंने. ये images उसके थे. So after this, the first, मतलब just summarize here the story and all. So the first natural radioactive substances was radium and polonium, were isolated in 1898 by Pierre Curie. Okay, कौन सा? रेडियम और पोलोनियम कब डिस्कवर्ड हुआ? 1898. हाँ, तो फर्स्ट नेचुरल रेडियो एग्जाम में हम क्वेश्चन पूछ सकते हैं भाई बार हर जगह पे. पीएचडी एंट्रेंस, जो भी कहीं भी एंट्रेंस, चाहे मेडिकल फिजिक्स का हो चाहे कहीं भी. ओके, सो क्या है फर्स्ट नेचुरल रेडियोएक्टिव सब्सटेंस? रेडियम एंड पोलोनियम. कब डिस्कवरी हुई? 1898. क्या बात है, गुड. बाय whom? Pierre Curie, right. And he got Nobel Prize, वही वो 903 वाला, आधा आधा. And his wife Marie Curie, Sklodowska Curie. पता नहीं इसका क्या उच्चारण होगा, सही करने भी नहीं आ रहा उच्चारण, नेट से पढ़ के समझना पड़ेगा. ओके, बट हम लोग 1903 का भी इनको फिजिक्स का मिला था एंड केमिस्ट्री का भी नोबेल प्राइज विनर थी. सो फिजिक्स 911 में केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिला. Following this discovery, numerous experiences were performed with uranium and radium. उसके बाद शुरू हुआ. चलो कहानी हो गई, ठीक है. Further investigation by her and others showed this property of emitting radiation is a specific property of a given element and that certain quantitative relationship exists. That's what we have already seen.
कि जो भी इससे रेज निकलता कितना है उसके बीच में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप भी एग्जिस्ट करता है, ऐसा लोगों ने रिसर्च किया। दे ऑल्सो फाउंड दैट द radiations are continually emitted so that the energy is constantly lost। और इमिशन भी होता है, कंटिन्यूअस इमिशन हो रहा है, इसलिए कंटिन्यूअस एनर्जी जो है लॉस हो रही है। These radiation and therefore the energy comes from the nucleus of the atom. Also, the energy released by radioactive material is about million times more intense than the energy released in standard chemical reactions. So, two things was important. पहला तो ये सर्टेन हुआ कि एनर्जी कहाँ से आ रही है, तो न्यूक्लियस से आ रही है, और जो एनर्जी आ रही है वो इट इज मिलियन टाइम्स इंटेंस देन द केमिकल रिएक्शंस। फाइन। Moreover, atoms producing these radiations are unstable and emit radiation at characteristic rate to form new atoms. These in turn may transform to other substances, but the end product will be more stable. Basically, it says कि ऐसा radiations जो भी आ रहा है उसमें हो प्रोसेस क्या हो रहा है, एक एटम जो है दूसरे एटम में ट्रांसफॉर्म हो रहा है अपनी स्टेबिलिटी, और जो ट्रांसफॉर्म हो रहा है वो अनस्टेबल है, अपनी स्टेबिलिटी को पानी गेन करने के लिए ट्रांसफॉर्म हो रहा है, और अल्टीमेट रिजल्ट यही है कि लास्ट में वो जाकर के स्टेबल ही होता है। बढ़िया, गुड। इसके बाद देखा, by the use of magnetic field it has been shown that these radiation are of the three types, alpha, beta and gamma। अल्फा और बीटा जो थे वो दोनों मैग्नेटिक फील्ड से डिफ्लेक्ट हुए थे इन अपोजिट डायरेक्शंस, एंड गामा वाज हैविंग नो इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एंड चूंकि अपोजिट डायरेक्शंस में ये डिफ्लेक्ट हुए थे तो इससे ये तो पता चल गया कि दोनों का अपोजिट चार्ज है, नेचर अपोजिट होगा, चार्ज अपोजिट होगा। सही है। Since alpha particles were deflected in different directions in the magnetic field than were the beta particles, these thus two were oppositely charged. From the direction in which alpha particle was deflected, it was shown that it is a positively charged particle, और इलेक्ट्रॉन को ये देखा गया कि वो नेगेटिवली चार्ज, बीटा पार्टिकल जो है नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। फर्दर इन्वेस्टिगेशन से क्या असर्टेन किया कि अल्फा पार्टिकल इज एक्चुअली हीलियम न्यूक्लियस, राइट, He24, जिसमें 2 पॉजिटिव चार्जेस हैं और मास नंबर 4 है, और बीटा पार्टिकल जो है इट इज ए नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, और इसका मास इन टर्म्स ऑफ AMU जो है 0.000549 AMU। हमको याद हो गया, गुड। Following Becquerel's discovery, further studies revealed that there are naturally occurring radioactive series exists, and this series में parents atoms जो हैं वो थोरियम 232, यूरेनियम 238 and यूरेनियम 235 है, and the series are called the थोरियम वाली सीरीज जो है थोरियम 232 वाली को बोलते हैं थोरियम सीरीज, यूरेनियम 238 वाले को बोलते हैं यूरेनियम सीरीज, और यूरेनियम 235 वाले को बोलते हैं एक्टिनियम सीरीज, राइट। सो 3 सीरीज जो है नेचुरली रेडियो एक्टिविटीज की 3 सीरीज है। ये क्वेश्चंस एग्जाम में वाइवा में ऑब्जेक्टिव जैसे भी देख लो ये पूछा जाता है, प्लीज रिमेंबर दिस। डी चेन इसकी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये पूछी जाएगी, और नहीं भी पूछी जाएगी, जैसे चेन की बात करी जा रही है तो आपको ये 3 चीज फटाफट 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 ऐसे करके बोलना। भैया ये 3 सीरीज है, थोरियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज और एक्टिनियम सीरीज। थोरियम सीरीज शुरू होती है थोरियम 232 से, यूरेनियम सीरीज शुरू होती है यूरेनियम 238 से, और एक्टिनियम सीरीज शुरू होती है 235 से। ये तीनों सीरीज की एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है क्या, पेरेंट्स के हाफ लाइफ वेरी लॉन्ग है, वेरी लॉन्ग, वेरी लॉन्ग मीन्स वेरी लॉन्ग, ठीक है। ईच मेंबर मत हर सीरीज में एक गैसियस मेंबर है विच इज कॉल्ड रेडॉन, और तीसरा जो है ये तीनों ही सीरीज एंड होती है लेड पे आकर के, स्टेबल लेड के आइसोटोप। फाइन, ओके। एंड तो ये जवाब देना है 2 लाइन। An artificially occurring series is called Neptunium series beginning with Pluto 241। नेपच्यूनियम सीरीज है, ये क्या है, PU क्या है, जो भी हो देख लेना, हम अभी PU देख लेते हैं, ठीक है। प्लूटोनियम भी हो सकता है, PU 241,
but the name after the longest lived radionuclide series Neptunium NP237 plutonium was later produced by neutron bombardment of uranium 238, right? उसके बाद आया नेपच्यूनियम। ये है सर आर्टिफिशियल और ये थे नेचुरल। यस, नेचुरल के 3 वो जरूर पूछेंगे। और यहाँ से शुरू होगा पहला आर्टिफिशियल जो सीरीज यहाँ से शुरू है। हाँ, नेपच्यूनियम सीरीज 237। यस, देखो लॉन्ग हाफ लाइफ का मतलब है, देखो ये सारे जो हैं ये लॉन्ग हाफ लाइफ का बिलियंस ईयर्स में। देखो यूरेनियम 238 का 4.5 बिलियन ईयर्स, ये सब भी याद रखना। ये तुमको यदि याद है तो तुमको बाकी लोगों से स्कोर करने में मदद करेगा। मतलब कुछ ऐसी चीजें क्वेश्चन पूछे जाते हैं और यदि आप पूछा एग्जामिनर ने, आपने तुरंत जवाब दिया, वो ऐसे ही टक 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 दिमाग में ना वैसे बैठ जाता है। ये तो आगे नहीं बोलूंगा, ठीक है। ओके, मतलब समथिंग लाइक दिस। सो ये लॉन्ग हाफ लाइफ देखो यूरेनियम 235 का 700 मिलियन ईयर्स। ओके, और क्या था हमारा यूरेनियम, थोरियम का कितना है 14 बिलियन ईयर्स, समझ गए। वेयर इट इज फाउंड रॉक्स एंड सॉइल्स में, ये भी क्या है देखो कॉमन रॉक एंड सॉइल्स में यूरेनियम 238 भी मिल रहा है और यूरेनियम 235 भी रॉक्स एंड सॉइल्स में। वेयर इट कम्स फ्रॉम प्राइमोर्डियल ये तीनों में सेम है। वेयर इट इज यूज्ड, ये तो मुझे भी देखना पड़ेगा एग्जैक्टली इसका मतलब है था फ्रॉम द अर्लीस्ट डेज ऑफ द अर्थ, इसी को प्राइमोर्डियल बोलते हैं। सदियों से आते जा रहे, बहुत पुराना, ठीक है। और कहाँ पे यूज होता है वो थोरियम का यूज क्या क्या है, मेनी प्रोडक्ट्स, हाई क्वालिटी ग्लास, वेल्डिंग रॉड्स, जेट टरबाइन ब्लेड्स etc। यूरेनियम का यूज टैंक, आर्मर, एंटी टैंक, क्या लिखा है कुछ और कुछ लिखा है, munitions कुछ होता होगा पता नहीं। ये यूरेनियम 235 न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह यूज होते हैं और ये है न्यूक्लियर वेपन्स में, सही है। okay। सो ये एक तो याद रखना है। दूसरा मैंने सिर्फ एक एग्जांपल यहाँ पे रखा था यूरेनियम 235 का एज ए रेडियो एक्टिव चेन, कैसे देखो कर करके, और फाइनल एक के बाद एक लास्ट में लेड ही आएगा और इसमें रेडॉन होना चाहिए, ये दिख गया। और रेडॉन की हाफ लाइफ कितनी होती है वो भी याद रख लेना, ये दो चीज बहुत ज्यादा पूछा जाता है। सर जो लास्ट होगा वो लेड का स्टेबल आइसोटोप कोई भी हो सकता है, स्टेबल प्रोडक्ट ही है 208 लेड का, 208 206 सॉरी, हाँ 206 है, ठीक है। ओके, स्टेबल प्रोडक्ट। देखो ये तीनों सीरीज है, देखो यहाँ पे यूरेनियम ये था, एक देखो ये सीरीज यहाँ से शुरू हो रही है, ये देखो ये क्वेश्चन मार्क दिया ना, ये सीरीज ऐसे ऐसे बन के लास्ट में देखो एंड प्रोडक्ट क्या बना, लेड। ये यूरेनियम की सीरीज है, एंड प्रोडक्ट लेड बना। दूसरा देखो यूरेनियम का ही है, कैसे मैंने कंफर्म किया था वो बता रहा हूँ तुमको। एक्टिनियम सीरीज है, देखो ये वाली लास्ट में आया, एक्टिनियम में आ गया, एक्टिनियम लेड, राइट। ये एक्टिनियम सीरीज है, लेकिन ये सारे इसी के आइसोटोप है, समझे। उसके बाद थोरियम आया, देखो थोरियम पे शुरू हुआ और थोरियम की सीरीज अगेन लास्ट में आया लेड, ठीक है। Okay. So, with the discovery in 1934, the radioactivity can be induced in a stable atom. A number of additional decay modes have been evolved, such as electron capture and isomeric transitions. देखो जब ये पता चला 1934 में कि हम आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी में बना सकते हैं, मतलब कि स्टेबल एटम को भी हम रेडियोएक्टिव कर सकते हैं, तब ये फेनोमेनन आए थे एडिशनल डीके मोड्स की, जो स्टेबल जो अनस्टेबल जो न्यूक्लियाई जो है वो कितने तरह से डिके कर सकती है फाइनली। तो उस समय पे डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन कैप्चर की और आइसोमेरिक ट्रांजिशंस की। अच्छा सर,
तब ये डिस्कवर हुए। ये फिनोमेनन है, have emerged, लिखा है ना, a number of radioactive additional decay mode have emerged such as electron capture के बाद 34 के बाद, यहाँ से 34 में तो डिस्कवरी हो गई ना, आर्टिफिशियल तो हम बना सकते हैं रेडियो एक्टिविटी। In addition, a number of new particles associated with radioactive decay have also been uncovered. मतलब सिर्फ वही नहीं, ये तो प्रोसेस तो अलग अलग डिके मोड तो आए ही, ये भी पता चला कि रेडियो एक्टिविटी के साथ और भी नए पार्टिकल्स भी इमिट होते हैं, अल्फा बीटा गामा के अलावा भी, ठीक है। दीज आर न्यूट्रिनो and the antineutrino. These particles have been useful in the experiment of beta decay. The neutrino and antineutrino are almost massless particle, yeah, less than 10 to the power minus 3 of the electron mass. याद रखिएगा, antineutrino and antineutrino is almost massless particle, right? Mass कितना है? Less than 10 to the power minus 3 of electron mass, which carries away energy in decays. ये क्या करते हैं, जब भी डीके होता है तो ये कुछ न कुछ एनर्जी लेके जाता है, ऐसे नहीं जाता है। ओके, गुड। सो इन एडिशन ए नंबर ऑफ न्यू पार्टिकल, ये तो बोल चुका हूँ, ठीक है। न्यूट्रिनो ये भी पढ़ चुके हैं। So he was the person Wolfgang Pauli. Wolfgang Ernst Pauli was an Austrian theoretical physicist and one of the pioneers of quantum mechanics, right? Quantum physics. Sorry, quantum mechanics. चलो ठीक है, physics में सही है, okay. So he was awarded with the Nobel Prize in Physics. कई इसको अवार्ड मिले हैं, क्या मैक्स प्लैंक मेडल्स और भी कुछ है, बहुत सारे इसको मेडल मिले। ये बहुत सारा इसको लॉरेंस मेडल, बहुत सारे इसने ये किया हुआ है। फिर एक स्टोरी आ रही है, करें नहीं या बंद करें, बताओ। नहीं। न्यूट्रिनो is an elementary particle like electron, but unlike electron which has a negative electric charge, it is neutral. क्या न्यूट्रिनो जो है वो न्यूट्रल है, इलेक्ट्रॉन की तरह है, बट ये उसकी तरह चार्ज में उसकी तरह नहीं है, it is not negatively charged, it is neutral, right. Also, unlike electrons which are constituent of all atoms, neutrino do not exist within atoms. So also unlike electrons which are constituent of all atoms, neutrinos do not exist within atoms, but they are created through many processes all over the universe in large numbers and are flying everywhere at almost the speed of light. मतलब स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एवरीवेयर न्यूट्रिनोस अवेलेबल हैं, ये आज का रिसर्च है। एंड इट इज क्रिएटेड इन मेनी प्रोसेसेस, बोल रहे हैं ना, ऑल ओवर द यूनिवर्स। उनका अपना कहीं फिक्स एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन बहुत सारे प्रोसेसेस में वो न्यूट्रिनो जो हैं वो क्रिएट हो जाते हैं। They travel almost the speed of light, correct. Every second more than 10 to the power 12 neutrinos are passing through our body without affecting us in any way. वाह क्या बात है, देखो every second, right, क्या है, more than 10 to the power 12 neutrinos are passing through our body without affecting us in any way. Okay. Since the probability of neutrinos interacting with matter is negligible, they simply pass through all matters. क्योंकि इसका इंटरेक्शन प्रोबेबिलिटी जो है बहुत कम है मैटर के साथ, तो इसलिए आराम से पास हो जाते हैं बिना इंटरेक्ट किए। बट ये क्यों है ये मुझे नहीं समझ में आ रहा, राइट। Hence it requires huge detectors and sophisticated
इंस्ट्रूमेंट टू स्टडी दैट। सो न्यूट्रिनोज के लिए डिटेक्टर्स हैं? बढ़ना चाहिए, अदरवाइज कैसे डिटेक्ट हुआ। लेकिन हम उतना डीप तो नहीं जाएंगे क्योंकि उधर की तरफ हमारा रास्ता नहीं है, हमें जल्दी वापस आना पड़ेगा, कुछ दूर तक जाकर के फिर वापस आ जाएंगे ताकि इंटरेस्ट बना रहे, कुछ चीजें याद रहे, बस कुछ चीज याद रखने के लिए डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। Until some years ago, neutrinos were regarded as a massless particle like photons. But, देखो, टूटा ना यहाँ पे आके। But in 1998, ये तो सर बहुत बाद में हुआ। yes, in 1998, neutrinos were discovered to have mass. लो, massless से इसको mass हो गया, देखो। पर सर मास तो वही है ना, 10⁻³ से लेस। Yes. Right. So, but in 1998, neutrinos were discovered to have mass. This discovery is expected to lead to fundamental change in our knowledge of physics and astronomy. Many more discoveries about neutrinos are yet to be made. अच्छा स्टोरी है ना न्यूट्रिनो की थी। चलो अब आगे चलते हैं। ये तो हम लोगों ने, चलो ठीक है पढ़ लेते हैं फिर। आफ्टर न्यूट्रिनो की कहानी हमने बंद कर दी, उससे ज्यादा नहीं किया था, मैंने सोचा इतना ग्लिम्पसेस दे करके फिर वापस आ जाते हैं, राइट। ओके, सो आफ्टर डिस्कवरी, आफ्टर रेडियो एक्टिविटी was discovered by Becquerel in 1897, many properties of radioactivity were revealed by researchers of a host of scientists, including the famous ones Marie Curie and Ernest Rutherford. Among those, the so-called beta radioactivity turned out to be puzzles. The electrons that come out in the beta activity did not come out in a single energy, unlike the case of alpha and gamma activity, where alpha particles or gamma photons emitted by a particular nucleus came with a single energy. See, there was a difference between them. लोगों के लिए पजल क्यों था ये बीटा डीके? इसलिए पजल रहा क्योंकि अल्फा से जो एनर्जी निकल रही थी और जो गामा से जो निकल रही थी तो मोनो एनर्जेटिक थी, तो सिंगल एनर्जी की थी, ओके। लेकिन बीटा से जो एनर्जी निकल रही थी वो सिंगल एनर्जी नहीं थी, मतलब एक ही एनर्जी नहीं आ रही थी बीटा से, सो दैट्स व्हाई इट वाज ए पजल फॉर देम। वहीं से न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो भी एनर्जी के साथ निकलते थे, इसी पजल को सॉल्व करते हुए तो उन्होंने न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो को का कॉन्सेप्ट लेके आया था कोई बड़ा आदमी, कोई बड़ा आदमी सो कॉल्ड अभी आने वाला है। तो थोड़ा पहले ही न्यूट्रिनो की कहानी बता दी, थोड़ा स्लाइड सीक्वेंसिंग में गड़बड़ था, बट ठीक है यहाँ तो चलेगा नहीं। The beta electrons had a continuum spectrum of energies, right? This seemed to contradict the principle of conservation of energy, which is a cornerstone of physics. प्रॉब्लम क्या था? बीटा इलेक्ट्रॉन हैड ए कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम ऑफ एनर्जी, मतलब उसकी बीटा की एनर्जी जो थी वो हर पार्टिकल से मतलब शुरू होती थी और एक एंड जाकर के एक पॉइंट पे जाकर के एंड करती थी वो एनर्जी, राइट, एक मैक्सिमम पे, और उससे नीचे सारी एनर्जी इमिट होती थी। लेकिन ऐसा इमिशन कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होना वो किसके प्रिंसिपल को वायलेट करता था? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो उस समय पे ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट, उसी को वायलेट करता है, राइट। सो द वुल्फगैंग Pauli in 1930 suggested a way to resolve this puzzle. If another unseen particle was emitted along with the electron, it could take away part of the energy and thus the principle of conservation of energy could be saved. This was the Pauli's suggestion. वो बोला कि बीटा पार्टिकल के साथ कुछ एक और भी तो निकल रहा है जो एनर्जी को लेके चला जा रहा है, बस इतनी बात आप मान लो तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, मतलब एनर्जी फिर कंजर्व हो जाएगी। तो ऐसा कौन है जो उसके साथ निकलता है
और वो अपनी एनर्जी लेकर के चला जाता है। वहीं से उसकी खोज शुरू हुई और आया न्यूट्रिनो और एंटी-न्यूट्रिनो। बढ़िया है। Although neutrino was born in the mind of Pauli, it was Enrico Fermi who made neutrino the basis of his famous theory of beta decay in 1932. So, फर्मी की जो बीटा डीके की थ्योरी जो है, बीटा का स्पेक्ट्रम ऐसा क्यों होता है, वो एक्सप्लेन किसने किया? अर्निको फर्मी ने। And showed how in beta decay of a nucleus an electron and a neutrino are simultaneously created. उसने ऐसा थ्योरी में प्रूव करके दिखाया है। वो थ्योरी हम नहीं डिस्कस करने वाले हैं क्योंकि हमें एग्जाम्स में कभी पूछते नहीं और उसकी हमें जरूरत नहीं है। सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए कि फर्मी की थ्योरी है जो बीटा स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करती है। इतना तो पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। जैसे मैं बैठा हूँ कहीं पे गलती से क्यों सर? पता नहीं होता ना, कोई भरोसा नहीं, थोड़े ना मान लो मैं बैठा हूँ कुछ पूछ दो नहीं। It is this that remained as a basic theory of decays of all elementary particles for more than 40 years. ठीक है, यही बेसिक थ्योरी रही एलिमेंट्री पार्टिकल की फॉर मोर देन 40 इयर्स। बाद में टूटी है कि और भी कुछ है, अभी भी चल रहा है, राइट। इट वाज आल्सो फर्मी हु क्रिस्टेंड द पार्टिकल, मतलब उसका नाम जो दिया न्यूट्रिनो, फर्मी नहीं दिया था। ठीक है, आगे बढ़ा है नहीं बढ़ा? नहीं बढ़ा। Okay. In the subsequent decades, beta decays of many atomic nuclei were experimentally studied. All of them were in beautiful agreement with the Fermi's theory, and hence it was clear to theoretical physicists at least that Pauli's neutrinos were indeed emitted in beta decay. लोगों ने माना कि बीटा डीके में जब होता है तो न्यूट्रिनो निकलता है, but Cohen and Raynes didn't agree. If neutrino exists, their existence must be experimentally proved. And they proved in 1954. कुछ पता नहीं, इसकी हमें इतनी जरूरत नहीं है, मैंने लिख भी दिया तो इसको हटा दूंगा। तो अभी तुमको सिर्फ इतना याद रखने की जरूरत है कि इसको लोगों ने माना कि भाई बीटा डीके के साथ न्यूट्रिनो निकलता है, और आज भी हम लोग भी ये लिखते हैं। ओके। Also, antiparticle to electron, the positron, was discovered, as well as radioactive decay in which positrons are emitted. ये दोनों ही discovered हुए। In addition, the advent of high energy accelerators has increased the complexity of the number of known particles and their decay mechanisms. Other naturally occurring radionuclides such as calcium-40, samarium-147, and rhenium-187, etc., which are not members of long series of decay chains, have also been found. rhenium-188 आएगा, उसका भी टाइम पता नहीं कब टाइम आएगा, आ जाएगा, जल्दी ही आने वाला है। Okay, so now we are coming to the radioactive transformations. अब radioactive transformations की बात करते हैं। Radioactive transformations. So when an atom undergoes a transitions or decays by emission of an alpha particle, यदि मान लो transformations जो हो रहा है वो कैसे हो रहा है? By the emission of an alpha particle. तो उस केस में क्या होगा? Atomic number Z decreases by 2 and mass number A decreases by 4. ये तो याद रखना है, एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2 और मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। मुझे नहीं पता कि तुम कैसे याद रखोगे, लेकिन ये रट्टा मार लो तभी भी चलेगा, 2-4 चीजें, क्योंकि मुझे ना बार बार कंफ्यूजन होता है। ऐसा नहीं, ये पता है, लेकिन मुझे ये तो नहीं होता कि 2He4 है तो -2। ठीक है, कैसे भी हो याद होता है तो अच्छी बात है।
दूसरा ये इक्वेशन लिखने आना चाहिए और ये लिखा होना चाहिए, राइट। तो इसको कैसे लिखोगी वो देख लेना। जैसे यहाँ पे लिखा एक कोई एलिमेंट ले लो और इसी फॉर्म में भी लिख दोगी तभी भी चलेगा। हाँ सर, राइट। ऐसे करते हैं ना सर एग्जाम में कि ये वाला फॉर्म लिखते हैं और एक एग्जाम्पल। हाँ बस सही है। तो आप यहाँ पे जो अल्फा पार्टिकल निकालना है आपने निकाला और बाकी उसी को माइनस करके बेसिकली बैलेंस करना है। ऊपर के चार्ज ये बैलेंस हो जाने चाहिए और नीचे वाले बैलेंस हो जाने चाहिए, एटॉमिक मास और वो दोनों, दैट्स ऑल। और दूसरा उसके बाद जो याद रखना है वो डायग्राम पे, यहाँ पे ये जो है डीके स्कीम और उसका डायग्राम कैसे खींचते हैं, इसका इंटरप्रिटेशंस वो पता होना चाहिए। अल्फा जब डीके होएगा तो ये लेफ्ट की तरफ हो जाएगा लाइन। कैसे याद रखोगी, उसका सिंपल सा तरीका है। देखो ये एक लाइन है ऊपर, वर्टिकल लाइन है, राइट, और एक हॉरिजॉन्टल, मतलब दोनों वर्टिकल मतलब हॉरिजॉन्टल लाइंस है बेसिकली। और ये ऊपर वाला जो है एक्साइटेड स्टेट का है और नीचे वाला ग्राउंड स्टेट का है। अब देखो ग्राफ पेपर याद रखना तुम, ग्राफ पेपर में यहाँ से एक लाइन खींचना, ये देखो ये जीरो रहेगा, ये तो जीरो जीरो का एक्सिस बन जाएगा ऐसे करोगे तो, राइट। इधर जो होगा वो प्लस जाएगा, इधर होगा जो माइनस हो जाएगा, करेक्ट, ओके। और इधर की तरफ भी आते हैं तो माइनस होता है ग्राफ में सर। जीरो से अगर आप नीचे आएंगे तभी तो माइनस, तो इधर नीचे आना नहीं है ना आपने, नहीं सर, a -4 हो रहा है, a -2 हो रहा है, तो इधर की तरफ आ रहे हो ना, हाँ बेसिकली तो ये इधर ही आएगा लाइन बेसिकली, करेक्ट ना, समझ गए। और ये अल्फा पार्टिकल दो चूंकि हो रहे तो ये अल्फा पार्टिकल में चला जाए। सर हम लोगों को डीके स्कीम किस की मतलब इम्पोर्टेंट, जो जितना डिपार्टमेंटल जितने यूज है, आप आयोडीन, टेक्नीशियम, रिहीनियम, जो यहाँ पे इतना तो कम से कम, टेक्नीशियम, रिहीनियम ल्यूटिशियम, और फिर सर ल्यूटिशियम, एक्टिनियम, वो हाँ, दोनों बस इसके बार बार प्रैक्टिस कर लेना, वो उतना काफी है, ठीक है। In this diagram, different energy states are indicated by vertical scales. देखो जब भी लिखना एग्जाम में तो सब कुछ एक्सप्लेन करना कि ये क्या मतलब ये होता है। जैसे ऐसा नहीं कि बस लाइन खींच दिया छोड़ दिया, नो, मेक इट क्लियर, करेक्ट। Okay. In this diagram, different energy states are indicated by vertical axis. In this figure, ground state of the parent atom is shown at a higher vertical positions, higher energy states than the ground state of the decay product, the daughter product. मतलब ये decay product एक तो नीचे है और ये जो होता है ये बोल रहे हैं कि in this ground state of the parent is shown at the higher level पे, ठीक है। In the ground state of the decay product called the daughter product layout, in this decay scheme layout, the emission of positively charged particle is shown by the arrow to the left. यदि पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल यदि होगा डिके होगा तो उसको लेफ्ट एरो से लेफ्ट की तरफ लेकर दिखाना है, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है यदि रेडिएशन है, निगेटिवली चार्ज रेडिएशन है तो उसको राइट की तरफ लेके जाना है। पॉजिटिवली चार्ज लेफ्ट की तरफ जाएगा तो अल्फा जो है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है तो लेफ्ट की तरफ जाएगा, और निगेटिवली चार्ज पार्टिकल जो है वो बीटा नेगेटिव तो उधर की तरफ जाएगा। बाकी तो तुम छोड़ो, सही बोल रहे हो ना। एन अल्फा पार्टिकल का एग्जाम्पल वही है, यूरेनियम 238 से थोरियम 234 प्लस uranium 238 gives 234 thorium plus 2 He4, right, He4. Here He is the alpha particle. ये तो ये ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, ये तो इतना समझ है ना, स्किप कर जाऊं थोड़ा, पास, so nice of you, ठीक है। ये दो बना, and that of this, accounting for the masses of the parent, daughter and alpha particle as well as required energy of the daughter. In some cases the emission of alpha particle, देखो एक और important point है ये, in some cases the emission of alpha particle will not bring the decaying nucleus to the ground state. कोई जरूरी नहीं है, यदि मान लो ग्राउंड स्टेट पे आ गया
तो फिर तो आगे कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इट विल स्टॉप इट देयर। लेकिन यदि यहाँ भी अदरवाइज गामा, हाँ